जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सोलर डिफेंस और एनएएल विकसित कर रहे हैं एक लंबी दूरी का लॉयटरिंग म्यूनिशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से एक्टिव हो चुके हैं पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड। बीएसएफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। और दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले पर हल्द्वानी से भी 2 गिरफ्तारी। आज रविवार को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ एक कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर 150 किलोग्राम की क्लास में नेक्स्ट जनरेशन के लॉयटरिंग म्यूनिशन UAV को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे। और इस एग्रीमेंट के तहत जो लॉयटरिंग म्यूनिशन UAVs विकसित किए जाएंगे तो उनको पावर देने के लिए वैंकल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे NAL ने ही डिज़ाइन किया है। और उन वैंकल इंजन को ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इन UAVs में बहुत ही हाई लेवल का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल होने वाला है और इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की उभरती हुई ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कुछ एडवांस्ड पेलोड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इन UAVs को लॉन्ग रेंज के मिशंस परफॉर्म करने के हिसाब से भी डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें इनकी जो कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेशनल रेंज है वो लगभग 900 किलोमीटर्स और इंड्योरेंस टाइम 6 to 9 आवर्स तक का रहेगा। और रही बात सर्विस सीलिंग की, यानी कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकेंगे, तो वो है 5 किलोमीटर। और इन UAVs को इन्हेंस्ड सर्वाइवेबिलिटी और प्रिसिशन के साथ डिज़ाइन किया जाएगा। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ देने के लिए इनके जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ही कम रहेगा। और इसके अलावा ये GPS डिनाइड इन्वायरमेंट में भी इफेक्टिवली ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा एडवांस्ड डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटीज़ के लिए इन्हें AI इनेबल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड पेलोड से इक्विप किया जाएगा। और ये रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ सिचुएशन अवेयरनेस को भी बढ़ाएंगे। BSF ऑफिशियल्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में सीमा के पार कम से कम 72 आतंकी लॉन्च पैड्स फिर से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिनमें से 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल के पास हैं। BSF ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि कैसे BSF ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार के कई सारे आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। और फिर जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने निर्णय लिया था कि वो इस तरह की सभी फैसिलिटीज़ को डेप्थ एरियाज में शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो पुरानी आदतें हैं वो आसानी से नहीं जाती हैं और पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अभी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार करंटली 72 आतंकी लॉन्च पैड्स ऑपरेशनल हैं, जिनमें से जो 12 लॉन्च पैड्स सियालकोट और जफरवाल में तो वो डेप्थ एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि 60 लॉन्च पैड्स LOC के पार के डेप्थ एरिया से। और इसके साथ ही BSF ऑफिशियल का ये भी कहना था कि ये लॉन्च पैड्स और इन लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की संख्या, तो ये जो आंकड़ा है बदलते रहता है, वे वहाँ पर परमानेंटली नहीं बैठते हैं। ये लॉन्च पैड्स आमतौर पर तभी ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब पाकिस्तान आतंकियों को भारत में पुश कराना चाहता है, और वे यहाँ पे 2 से 3 ग्रुप से ज़्यादा नहीं रखते हैं। इसके साथ में ये भी बताया गया है कि पहले होता यह था कि जो अलग अलग आतंकी संगठन है, जैसे कि जैश और लश्कर, तो इनके आतंकियों की जो मार्किंग्स है वो अलग अलग होती थी। डाउन साइड पर जैश के लोग एक्टिव रहते थे और अपर साइड पर लश्कर के। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब इन्होंने मिक्स ग्रुप बनाया है, ताकि अगर ये आतंकी चाहें तो वो मिक्स ग्रुप में ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जब BSF की सीनियर ऑफिशियल से फोर्स की प्रिपेयरनेस को लेकर पूछा गया तो इस पर जम्मू फ्रंटियर पर BSF के IG शशांक आनंद की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर भारत सरकार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस को शुरू करने का निर्णय लेती है तो BSF उनके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। और अगर हम 1965, 1971, 1999 और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो BSF के पास लगभग सभी तरह के युद्ध का एक्सपीरियंस है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर। तो BSF पूरी तरह से तैयार है। अगर हमें मौका मिलता है तो मई के महीने में जितना डैमेज किया गया था तो उससे भी कहीं ज़्यादा डैमेज इस बार BSF करने में सक्षम है। साथ में ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे तो वे वापस से अब अपनी पोस्ट पर आ चुके हैं। लेकिन BSF ने जो डैमेज दिया था तो उससे उभरने में उन्हें बहुत सारा समय लग गया है। और कुछ लोकेशंस तो ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने अपने डिफेंस को मजबूत किया है, लेकिन उनकी सारी एक्टिविटीज़ हमारे सर्विलियंस के अंडर है। और BSF इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के साथ साथ भारत सरकार की जीरो इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी के लिए कमिटेड है। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है, और वो जब भी होता है, तो BSF ने उसके लिए भी तैयारी करके रखी हुई है। हाल के समय में भारत के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कई बार दोहरा चुकी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और भारत के सभी नागरिकों को भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। जैसे कि अभी हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी कैंप्स को तबाह किया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। और इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए
और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक जनता तक समझाते हुए पहुंचाया, तो वो आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना है। और अब अभी हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सीधे तौर पर वार्निंग दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऑपरेशन से संबंधित किसी भी बात से बचना ही बेहतर है। भारतीय नौसेना अपनी कॉम्बैट रेडीनेस के लिए जानी जाती है और हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भले ही वे बहुत कम हों। लेकिन अब क्या बदल गया है? आज युद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के हो रहे हैं, जो हमारी स्थिति और तैयारियों के लिए निरंतर तत्परता का प्रतीक है। और ऑपरेशन सिंदूर इस संबंध में एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और भारतीय नौसेना प्रमुख का जो ये रिमार्क है, ये रक्षा मंत्री वाले रिमार्क के बाद ही आया है। बाकी नौसेना प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो टेक्नोलॉजी है तो वही आर्म्ड फोर्सेस के भविष्य को शेप देगी, और जो टेक्नोलॉजी है वो भविष्य में हमारा उभरता हुआ सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इंडियन आर्मी मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस के साथ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्वेरिन, तो इसके 14th एडिशन को आयोजित करेगी। और ये जो एक्सरसाइज है तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जा रही है। इस दौरान सेमी अर्बन, जंगल और कोस्टल टेरेन में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस किया जाएगा और दोनों देशों की आर्मीज अपने बीच की इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हेंस करेगी। बाकी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में जो भारत और यूके की मिलिट्रीज ने अजय वॉरियर एक्सरसाइज के 8वें एडिशन को आयोजित किया था, तो उसका आज समापन हो चुका है। और इस एक्सरसाइज में भी दोनों देशों की आर्मीज ने सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस किया था। और इस एक्सरसाइज के आखिरी दिन भारत की कुछ स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी यूके ट्रूप्स के सामने शोकेस की गई है। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं। जैसे कि उनका कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री का एक स्पष्ट मार्गदर्शन था कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का युग भी नहीं हो सकता है। और इसलिए पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए हमें आतंकियों को करारा उत्तर देना था। और जो राजनीतिक निर्देश थे वो स्पष्ट थे कि आतंकियों को जवाब देना है, उनके सपोर्ट बेस, फंडिंग और पूरा इकोसिस्टम पर प्रहार करना है। और साथ ही कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिससे पूरे ऑपरेशन का उद्देश्य और हमारी दृढ़ता साफ दिखाई देती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो आर्मी है वो ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, मोटिवेशन इन सभी को साथ लेकर चल रही है, ताकि हमारी यूनिट ऑपरेशनली एक्टिव बन सके। और इक्विपमेंट्स पर हमारा पूरा फोकस है और हम उन्हें पूरी तरह से सही स्थिति में रख रहे हैं। नई ट्रेनिंग के लिए हम नई बटालियंस भी तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन दोनों को कमांड लेवल पर खड़ा किया गया है। और रियलिस्टिक फोकस के साथ आगे बढ़ते हुए आर्मी अपनी 70% ट्रेनिंग रात में और 30% सुबह के समय कर रही है, ताकि हमारे सभी जवानों और अधिकारियों को बिल्कुल वास्तविक अर्थात युद्ध जैसे हालात में ट्रेनिंग मिल सके। और साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर ने भी फिर से दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने केवल 4 दिन की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह संभव है कि भविष्य में हमें लंबी लड़ाई का सामना करना पड़े। और इसीलिए कमांड लेवल पर सर्वे कराकर हमने स्टॉक पाइल्स, एम्यूनेशन, राशन आदि के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है और आवश्यकता के अनुसार रिजर्व फोर्स भी बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें एनआईए ने उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद आसिफ, जो कि बिलाली मस्जिद में इमाम था, और दूसरे का नाम है नजर कमाल। और उनकी गिरफ्तारी शुक्रवार 28 नवंबर को की गई थी। और उनका जो क्लू है वो इस ब्लास्ट के मेन एक्यूज डॉक्टर उमर नाबी से लिंक रखने वाले मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स के माध्यम से मिला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार एम चंद्र शर्मा, हवलदार बी बल्लभ, राइफलमैन मन बहादुर पुन, राइफलमैन मोती कुमार नवार और सिपाही अनुसुईया प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से सिपाही अनुसुईया प्रसाद को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन कैक्टस लिली कब और कहां लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।